हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। यूनिट थर्ड जो इस समय हम कर रहे हैं और क्लास 11th की बात की जा रही है यहाँ पर। तो क्लास 11th और बिजनेस स्टडी हमारा टॉपिक और उसके अंदर हम यूनिट थर्ड के अंदर हैं। और फर्स्ट वीडियो में हमने यूनिट थर्ड के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को समझा। आज हम समझेंगे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, वैधानिक निगम, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और नॉर्मली पेपर में पूछा जाता है। तो आप इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। सभी बच्चों को मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वीडियो एंड होगी तो आप लोग इसको समझ पाए होंगे। तो शुरू करते हैं कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या होती है, वैधानिक निगम क्या होता है। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन आर द पब्लिक एंटरप्राइजेस, हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का है, मतलब कि सरकारी सेक्टर का है। ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये शब्द यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आप ढंग से समझ लीजिए। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को बनाने के लिए आपको पार्लियामेंट मतलब कि संसद से एक एक्ट पास कराना पड़ता है। जब वो एक्ट सरकार पास करा लेती है जब ही ये वैधानिक निगम बनता है। ठीक है, तो एक तो ये बात आपको याद रखनी है। अब वो एक्ट क्या होता है, जो स्पेशल एक्ट वहाँ से पास होता है, वो डिफाइन करता है कि इस स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की क्या पावर होंगी, किस तरीके से वो काम करेगा, क्या रूल्स और रेगुलेशन होंगे उसके एम्प्लॉयज़ के लिए, वो सब उस एक्ट में लिखे होंगे। और उसका रिलेशनशिप क्या होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, वो भी उसमें लिखा होता है। तो वो एक्ट में क्या बताता है, ये सारी चीज़ें बताता है। दिस इज़ ए कॉर्पोरेट बॉडी, तो ये कॉर्पोरेटेड बॉडी होती है जिसको क्रिएट किया है लेजिस्लेचर ने। आपने एक विधायिका पास की है संसद में, उसके थ्रू ये बना है, जो उसकी पावर को, उसके फंक्शन को डिफाइन करती है और उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस प्रदान करती है। तो ये एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट संस्था होती है जिसका कंट्रोल जो होता है वो इस डिपार्टमेंट का जो भी हेड होता है, या डिपार्टमेंट नहीं कहूँगा, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसके पास होते हैं। तो इनके पास डिसीजन मेकिंग लेने की फ्रीडम होती है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। बॉडी कॉरपोरेट है तो इससे आपको पता चलता है कि उसका अपना अलग अस्तित्व है। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन देयरफॉर हैव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि पावर उसके पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने उसको बनाया है, बट उसके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक प्राइवेट सेक्टर में जैसे होती है। तो इनको काम करने की आज़ादी होती है और पावर सरकार की होती है, तो ये और भी क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ पर लिए हैं, ये सारे ही हमारे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के एग्जाम्पल हैं। अब वो चाहे LIC हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो RBI हो, चाहे वो ONGC हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, चाहे वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है। देखिए सब में निगम आ रहा है, ठीक है, इसको छोड़कर बाकी सब में आप लास्ट में देखेंगे तो निगम आ रहा है। तो ये सारी बॉडी कॉरपोरेट हैं जिसको संसद में एक विशेष अधिवेशन एक्ट के थ्रू पास कराया है। ठीक है, इसीलिए इनको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कहा जाता है। हिंदी में आपके जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैंने हिंदी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उसको हिंदी में पढ़कर, और मैं आपको समझा वैसे भी हिंदी में ही रहा हूँ, तो इसका मैं जो ट्रांसलेशन कर रहा हूँ वो ऑलरेडी अपने आप ही हिंदी में है, तो आप उसको समझ सकते हैं। इसकी PDF भी मैं वीडियो के साथ ही अपलोड कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर कर भी समझ सकते हैं। अब वैधानिक निगम की हम विशेषताएं पढ़ते हैं। तीन ही चीज़ें देखनी होती हैं, फीचर, गुण और लिमिटेशन। मेरिट, फीचर्स एंड लिमिटेशन। तो पहले हम विशेषताएं देखती हैं। तो पहली विशेषता ये है कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो सेटअप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो संसद से एक एक्ट जो पार्लियामेंट से पास होता है उसके थ्रू बनते हैं, और वो जो एक्ट होता है वो ही इसको गवर्न करता है, मतलब कि इसको चलाता है। ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी, ये जो दिस टाइप ऑफ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये होली ऑन बाय द स्टेट, तो इनका राज्य का पूरा स्वामित्व होता है इनके ऊपर। द गवर्नमेंट हैज़, गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट पावर होती है, स्टेट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट ही है,
तो गवर्नमेंट हैज़ द अल्टीमेट पावर या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट और हैज़ टू बियर द लॉसेस। देखिए, बनती भी सरकारी विशेष संसद से पास कानून के थ्रू बनते हैं। गवर्नमेंट को ही देखो, वैसे ये इंडिपेंडेंट है, मैं आपको बता दूं, ये अपना फंड जो है अपने आप रेस करते हैं, अपना रेवेन्यू का सोर्स इनका होता है, उसको यूज़ भी यही करते हैं। पर जब भी मेजर डिसीजन लेने होते हैं या जहां इनको फंडिंग की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट ही इनको वो प्रोवाइड करती है। ऑब्वियसली है, फिर अगर प्रॉफिट कहीं होता है तो उसको भी अप्रोप्रिएट करने का हक किसके पास चला जाता है? सरकार के पास इन दैट सिचुएशन। और अगर लॉस होता है, जो फंडिंग की बात है, जब कमी पड़ती है तो लॉस भी कौन ही सहता है? सरकार ही सहती है। तो सरकार का डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इनकी जो फंडिंग है और रेवेन्यू जनरेशन है उस पर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड इसकी विशेषता, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज ए बॉडी कॉरपोरेट। मैंने आपको बताया था जब मीनिंग पढ़ा था। तो बॉडी कॉरपोरेट का मतलब क्या है कि ये दूसरों पर मुकदमा दायर कर सकते हैं, इनके ऊपर दूसरे मुकदमा दायर कर सकते हैं, ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं और साथ ही साथ ये अपने नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं। जैसे आपने कंपनी के केस में पढ़ा था, वो भी बॉडी कॉरपोरेट थी, एक कृत्रिम व्यक्ति था जो गठन हुआ था नियम लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये भी वही चीज़ है। तो वो सारी फैसिलिटी इनको भी मिल जाती है। These type of enterprises is usually independently finance, ये अपना जो फाइनेंसिंग है, अपनी फंडिंग जो है खुद करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब ये कैसे करते हैं उसको? इट ऑब्टेन्ड फंड बाय बोरोविंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से उधार ले लेते हैं, पब्लिक से उधार ले लेते हैं, जो भी इनका रेवेन्यू होता है वो इनके पास आता है, और जो अगर ये कोई वस्तु बेच रहे हैं तो उसको बेचने से भी इनको जो पैसे प्राप्त होते हैं, ये सारे इनके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं या सोर्स ऑफ फंडिंग होते हैं। इनकी फंडिंग इस तरीके से होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला आया कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो है इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर जैसे प्रोसीजर एप्लीकेबल होता है वो इनके ऊपर नहीं होता, तो इनकी अकाउंटिंग और ऑडिट प्रोसीजर अलग है। इट इज़ आल्सो नॉट कंसर्न्ड विद द सेंट्रल बजट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इनको फंडिंग नहीं देती, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें, तो इसीलिए गवर्नमेंट के बजट के पार्ट भी नहीं होते। इनके ऊपर वो अकाउंटिंग ऑडिट और प्रोसीजर भी एप्लीकेबल नहीं होता जो दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर होता है, इसीलिए थोड़ा इंडिपेंडेंट हैं। जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं इन एंटरप्राइजेस के, नॉट गवर्नड और अंडर द सिविल सर्वेंट, मतलब कि इनके एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, इस बात को आप समझे। जो भी इनकी कंडीशन होती है इनके एम्प्लॉय की सर्विस की, वो कहाँ लिखी होती है? वो इनका जो एक्ट होता है उस एक्ट के अंतर्गत लिखी होती हैं और उसी के अनुसार इनके एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते। इनकी एम्प्लॉय की टर्म्स एंड कंडीशन किस में लिखी होती है? जो एक्ट पास हुआ है संसद से। अब आते हैं फीचर, विशेषताएं पढ़ ली, तो अब हमें क्या पढ़ना है? मेरिट्स। तो पहली मेरिट है कि इनको संचालन में, मतलब कि ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, इंडिपेंडेंसी अवेलेबल है, इंडिपेंडेंट हैं ये। तो दे इंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि अपने अनुसार सिचुएशन के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। इनको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह मिनिस्ट्री से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। दे आर फ्री फ्रॉम अनडिज़ायरेबल, मतलब कि जो अनैच्छिक है, मतलब कि जो अवांछनीय है, ऐसा गवर्नमेंट का रेगुलेशन इनके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता और ना ही गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। तो इनके पास ग्रेट फ्रीडम अवेलेबल होती है। दूसरा है कि सरकार का डायरेक्ट कोई हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि जो इनका फंड होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का जो जितना भी फंड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से नहीं आती, इसलिए गवर्नमेंट जनरली डू नॉट इंटरफेयर इन देयर फाइनेंशियल मैटर इंक्लूडिंग देयर इनकम एंड रिसिप्ट।
तो उन पर ये नॉर्मली जो है इंटरफेयर नहीं करते। एक्सेप्शनल केसेस को हम छोड़ दें तो अलग बात है। नॉर्मली इनकी इनकम, इनके रिसिप्ट, इनके फाइनेंशियल मैटर पर सरकार का डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता। खुद की इनकी नीतियाँ होती हैं, पॉलिसी होती हैं जो इनके एक्ट में डिफाइन होती हैं, उसके हिसाब से ही चलते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, चाहे इनकी वर्किंग से रिलेटेड हो। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है। ऑटोनोमस को स्वायत्त संगठन कहते हैं, ठीक है। तो इनके अपने पावर होती है इनके पास, जो इनके एक्ट में लिखी होती है उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इशू में इनको अप्रूवल लेना पड़ता है एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का, वो भी सर्टेन सिचुएशन में, मतलब कि वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट पावर होती है इनसे रिलेटेड। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ ये है कि ये देश के आर्थिक विकास में अपना मदद देते हैं, क्योंकि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। क्योंकि आप देखोगे तो LIC जो है इस समय लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है हमारे देश की। दैट्स मीन्स वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इतने लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है कि वो देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रही है, ठीक है। इट हैज़ द, इनके पास गवर्नमेंट की तो पावर है और इनिशिएटिव वो हैं जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास होते हैं। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो इनको दिखती है, ये उसका लाभ उठा लेते हैं, क्योंकि इनके पास ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आएंगी हमारी लिमिटेशन। गुण हमने देख लिए, अब देखते हैं कुछ सीमाएं भी हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की। तो पहली ये है कि इनको जितना दिखता है उतनी लचीलापन इनको नहीं मिलता, उतनी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, ठीक है। होती है, देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से तो बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी सर्टेन रेगुलेशन इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होती हैं। तो जो भी इनके एक्शन होते हैं वो सब्जेक्ट टू मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो सरकार ने या एक्ट के थ्रू बनाए गए हैं। तो इसलिए उतनी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इनको अवेलेबल नहीं है जितनी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को होती है। पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अगर मैं कंपेयर ना करूं और इसको कंपेयर करने लगूं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से, तो इनके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो किससे ज़्यादा नहीं है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट का इनडायरेक्टली हस्तक्षेप हो ही जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ऑलवेज बीन देयर। जो भी इनके बड़े डिसीजन होते हैं, मेजर डिसीजन में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ही मेजर डिसीजन में फंडिंग भी देती है। तो जब सरकार का फंड आएगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इन्वॉल्व भी होगी। तो जहाँ पर ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है वहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, नॉर्मल में नहीं होता। करप्शन रहेगा, ऑब्वियसली है। जब पब्लिक से आप डील करोगे, तो जब भी हम कोई भी डिपार्टमेंट पब्लिक से डील करता है, सरकारी खासतौर से, तो वहाँ पर करप्शन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, ठीक है। चौथा है डिले इन डिसीजन मेकिंग। हमेशा नहीं, बट जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो उसकी एक प्रैक्टिस है कि वो ऐसे जितने भी निगम होते हैं उसमें अपना एडवाइज़र अपॉइंट करती है। अब वो एडवाइज़र क्या करता है, जब भी ये डिसीजन लेते हैं तो जो फ्रीडम इनके पास होती है उसको थोड़ा सा कर्ब करता है, उसको रोकता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने से पहले इनको उस एडवाइज़र की परमिशन लेनी पड़ती है। तो सिर्फ इतना लेवल पर इनकी डिसीजन मेकिंग में डिले होती है, इतनी बाधा उत्पन्न की जाती है सरकार के द्वारा। तो ये पॉइंट थे इसके लिमिटेशन के। इसके अलावा और कोई लिमिटेशन अब नहीं बचती, और इसी के साथ ये वीडियो भी यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने सीखा कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या वैधानिक निगम क्या होता है, कैसे चलता है और कैसे ये ऑपरेट करता है, इसकी क्या मेरिट्स हैं, इसकी क्या लिमिटेशन है, वो इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा। आशा करता हूँ कि आप स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई चैनल।